अगर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, यहां अफसर तो छोड़िए, मंत्री तो छोड़िए, इन लोगों के सर्वोच्च नेता भी जमीन से जुड़े कम और उड़े ज्यादा रहते हैं, और उड़ते भी ऐसे हैं कि देश से भी उड़कर जब तक विदेश पहुंच जाया करते हैं। तो मुझे लगता है जो जुड़े कम और उड़े ज्यादा रहते हैं उन्हें धरातल की समझ कम होती है। सर ये बिल पर ही बोल रहे हैं। अरे साहब सुनिए, अरे सुनिए, रूरल डेवलपमेंट में वेस्ट एशिया की चर्चा कर चुके हैं आप लोग, मैं तो बिल पर ही बोल रहा हूं। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए आईपीएस अधिकारियों से लेके समूह आ के अधिकारियों से लेके प्रमोशन को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कितनी अच्छी समझ है इन लोगों की। याद करिए, इनकी पार्टी के एक नेता ने स्टेटमेंट दिया था 2023 में कि भाई ये बताइए सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितने ओबीसी हैं। अब उन्हें यही नहीं पता कि उस समय तक 1994 बैच के जो आईएएस ऑफिसर थे वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। यानी प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे एंट्री होती है और किस ढंग से प्रमोशन पाकर पहुंचा जाता है, ये उन्हीं को नहीं पता हो सकता है जिन्हें यह पता हो कि पैदा होते ही सीधे उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। उनके लिए इन व्यवस्थाओं को समझना मुझे लगता है अधिक मुश्किल होता है। बोलिए। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, मैं बिल्कुल विषय पे बोल रहा हूं और दृढ़ता के साथ यह विषय रखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के एक सर्वोच्च नेता ने बोला था, यह कहा था जनवरी 2025 में कि हमें संघ भाजपा से नहीं, इंडियन स्टेट से भी लड़ना है। इंडियन स्टेट का डिफेंडर कौन है? इंडियन स्टेट का डिफेंडर कौन है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस फोर्स इंडियन स्टेट के डिफेंडर्स हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनको हम डिफेंड करने के लिए खड़े हुए हैं जिनको कि आप लोग जिन पर अटैक करने की बात करते हैं। और वह बात भी मैं सब प्रमाण बोलता हूं। आज भी इनकी मानसिकता क्या है? अभी 16 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक मुठभेड़ हुई जिसमें 29 नक्सली मारे गए, और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं ने और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि ये तो गरीब आदिवासी थे, ये मुठभेड़ फर्जी थी। और सर 2 दिन के बाद 18 अप्रैल 2024 को नक्सली संगठनों ने यह प्रेस रिलीज जारी कर दी कि मुठभेड़ में उनके इतने लोग मारे गए। मुझे लगता है ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इस तरह के संवेदनशील विषय के ऊपर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो मॉरल के ऊपर, उनकी मानसिकता और मनोदशा के ऊपर जो राजनीति की जाती है, उस राजनीति से बचने का प्रयास करना चाहिए। और फिर मैं एक दुखद उदाहरण याद दिलाना चाहता हूं, सारे देश को याद होगा। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई, पर मीडिया में यह भी समाचार आए थे कि कई जगहों पर जश्न मनाया गया था। और जश्न मनाने के बाद उस समय इस जश्न का भी विरोध किसने किया? सत्ता में बैठे लोगों ने नहीं किया था, विपक्ष में भी हम ही ने किया था, भाजपा ने किया था, संघ ने किया था, और यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया था। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उसी समय के बाद 16 मई 2010 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक आईडी ब्लास्ट में 16 जवान केंद्रीय बलों के मारे गए और उसी के साथ 15 आदिवासी भी मारे गए, परंतु उसके बाद उसके लिए एक भी शब्द नहीं निकला। बड़े आश्चर्य और दुखद की बात है कि जिस प्रकार के लोग, और मैं सभापति महोदय यह भी कहना चाहता हूं, भारत के केंद्रीय सुरक्षा बल अपनी जान पर खेलकर जिस नक्सल समस्या से लड़ रहे थे, और उस समय की कांग्रेस सरकार की सुप्रीम लीडर की अध्यक्षता में हो रही सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के कई सदस्य ओपनली उस समय माओवादियों के समर्थन और हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के आरोपित करते हुए स्टेटमेंट देते थे। मैडम ये सीएपीएफ के अगेंस्ट में दिए गए स्टेटमेंट है, अगर होगा तो मैं कोट भी कर दूंगा, इसलिए मैं बिल्कुल विषय के ऊपर ही बोल रहा हूं। और इतना ही नहीं, वो तो छोड़िए, गृह मंत्री लोग क्या बोलते थे। चिदम्बरम साहब ने 22 सितंबर 2011 को, ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी हुई है, उनका स्टेटमेंट वाइडली सर्कुलेटेड है मीडिया में, जिसमें उन्होंने कहा माओवादियों से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आप हथियार छोड़िए, ना अपना संगठन समाप्त करिए, ना विचारधारा छोड़िए, बस केवल बातचीत के लिए आ जाइए और अपना विचार भी नहीं बदलिए। मगर अब हमारी सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, अब हथियार भी छोड़ने पड़ेंगे, विचार भी बदलने पड़ेंगे और राष्ट्र की मुख्य धारा में भी आना पड़ेगा। और सभापति महोदया, अगर आप मॉरल की बात करते हैं तो एक मॉरल दूसरे गृह मंत्री जी का भी था, जिन्होंने सितंबर 2024 में जाकर यह कहा
कि जब वो कश्मीर में जाते थे, यद्यपि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज उनको पूरी सिक्योरिटी दे रहे होते थे, तो उनकी हालत क्या होती थी। वह शब्द असंसदीय है, उसे बोला नहीं जा सकता। तो मैं कविता के रूप में कहना चाहूंगा, ये सुशील कुमार शिंदे जी का बयान था उसके ऊपर, कि लहू लुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी, और दहशत का था वो आलम, डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पैरों के नीचे धरती फटी हुई थी। अब मैं बताना चाहता हूं हमारी सरकार में क्या हुआ। हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए, तो हमने बालाकोट तक जाके धरती हिला दी। हमने क्या किया उसका प्रमाण पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अगर एक मंत्री ने खड़े होकर कहा कि हमने पुलवामा तक जाके मारा है, तो दूसरे जो उनके मंत्री थे उनका वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले। अयाज सादिक ने कहा कि उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो, वरना शाम तक भारत अटैक कर देगा। ये अंतर है हमारी सरकार और उनकी सरकार में। वहां गृह मंत्री के पांव कांपते थे, यहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पांव कांपते हैं। यह मोदी सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों के बीच का अंतर है। और मैं एक और बात भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ। दंतेवाड़ा का वो क्षेत्र जो बहुत नक्सल प्रभावी माना जाता था, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां रैली करके दिखा दी। यानी उससे पहले यह कल्पना से परे था कि नक्सल प्रभावी क्षेत्र में प्रधानमंत्री की रैली हो सकती है, पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कितनी भी प्रकार की सुरक्षा की चिंता किए बगैर उन्होंने जाकर वहां हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का मनोबल बढ़ाया। फिर मैं बताना चाहता हूं, सुकमा जिले में एक जगह है चिंता गुफा, जहां यह माना जाता था, नक्सल्स कहते थे हियर गवर्नमेंट डजंट एग्जिस्ट, यहां सिर्फ हमारी सरकार चलती है। और उस समय हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जाकर चिंता गुफा में दौरा करके दिखा दिया। यानी हमारी सरकार ने दिखाया कि जहां जहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पोस्टेड हैं उनके मॉडल के लिए करेंगे। और अब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के आने के बाद तो उस इलाके का वातावरण बदला हुआ दिखाई पड़ता है। वो बस्तर जहां कभी नक्सली घटनाएं होती थी, आज 2024 और 2025 में बस्तर में ओलंपिक करके दिखा दिया। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर कि दौरा करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों के मन में, मंत्रियों में भय रहता था, वहां रात्रि प्रवास करके दिखा दिया। और इतना ही नहीं, उस जो कार्यक्रम में कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बस्तर ओलंपिक 2024 में 1,65,000 युवाओं ने सहभागिता की और 2025 के ओलंपिक में 3,91,000 युवाओं ने सहभागिता की। अर्थात जन जन का समर्थन और सुरक्षा बलों का मनोबल दोनों को एक साथ हमने आगे लाकर करने का प्रयास किया। और यह तभी संभव हो पाया जब सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी कैपेबिलिटी और सरकार को उनका पूरा समर्थन था। और फिर एक दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई इसी फरवरी में उद्घाटन में, और गृह मंत्री अमित शाह जी ने समापन किया। यानी इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उस वातावरण में जहां पर कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती थी, वहां आज एक सकारात्मक वातावरण बना। मगर सभापति महोदया, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसे जिनका नाम भी कुछ याद दिलाता है, जैसे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। यह नाम याद दिलाता है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत की सीमा तिब्बत से मिलती थी, चीन से नहीं मिलती थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस उस बात का प्रमाण है